हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय अग्रवाल। जैसे कि हमने कल टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर नीचे कमेंट में देंगे। पहला क्वेश्चन है ये, आप बताएंगे नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताएंगे। तीसरा का क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जिस प्लांट के ऊपर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी उस प्लांट का नाम, और जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। रेशियो आप निकालेंगे, मैंने बताई थी कल 1:1, 2:4, 1:1, लेकिन आप बताएंगे कि कौन कौन सी रेशियो है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमें आइडिया होगा कि डीएनए होता क्या है। हमें पढ़ना है इसमें डीएनए, आरएनए और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, लैक ऑपरेंट, तो ये सब इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीएनए है वो बनता है बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से, और एक न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोस शुगर से। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड which is made up of nucleoside and phosphate group, and the nucleoside is made up of nitrogenous base and pentose sugar. अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो भी दो टाइप के हैं, प्योरीन एंड पिरामिडिन्स। जो प्योरीन है इसके अंदर आता है एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन्स के अंदर आता है थाइमिन और साइटोसिन। जो प्योरीन्स होते हैं वो होते हैं 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और ये होते हैं 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पूरा डीएनए का कंपोजिशन है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका आगे यूज बताएंगे हम न्यूक्लियोसोम में। तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से डीएनए पे? डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फेट आयन। अब जो आरएनए है उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन जो डीएनए है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो हमारी पेंटोस शुगर है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये हमारी पेंटोस शुगर, यहां पे H OH H OH H OH, और यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे H। ये हमारी पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर। तो आरएनए के अंदर हमें राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर है, हमें देखने को मिलती है आरएनए के अंदर राइबोस शुगर। लेकिन डीएनए के अंदर सेकंड पोजीशन पे यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डीऑक्सीजनेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसी की वजह से इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगली बात, हमारा जो प्योरीन है, प्योरीन और पिरिमिडिन, इनका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पिरामिडिन जो है वो होता है 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन। ये हमारा प्योरीन लाइक बेंजीन। यहां पे इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और फर्स्ट और थर्ड पे क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये हमारा नाइट्रोजन और थर्ड पे नाइट्रोजन। ये हमारी क्या है? ये हमारी पिरामिडिन्स। ठीक है, अब प्योरीन की बात करो तो प्योरीन में क्या होगा? ये होते हैं 9 मेंबर स्ट्रक्चर, 9 मेंबर। इसमें क्या होगा? आगे इस तरीके से एक और रिंग प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे 6, 7 पोजीशन पे भी क्या होगा? एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पिरामिडिन्स है, सॉरी प्योरीन। टोटल हमारा डीएनए यही है कि डीएनए जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। हमने एक ओवरव्यू ले लिया, इतना टाइम है नहीं क्योंकि हमें बनाना वन शॉट, और वन शॉट में हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं।
कभी हम नीट सीरीज का करेंगे तब हम पूरे डिटेल में उसकी बात करेंगे। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो सबसे पहला जो एविडेंस दिया था वो दिया था ग्रिफ्थ ने, उसको बोलते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में भी। तो अभी हमें पढ़ना है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, एविडेंसेस टू प्रूव दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसी को बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया। एक ही नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया। तो इस बैक्टीरिया की हमें मिलती हैं दो स्ट्रेन, एक तो है स्मूथ स्ट्रेन और एक इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन है वो है रफ स्ट्रेन। अगर मैं बैक्टीरिया की जनरली बात करूं तो बैक्टीरिया के ऊपर होती है सेल वॉल, ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर होगा ये सेल वॉल होती है। इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कैप्सूल। और जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल मिलता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा वो बैक्टीरिया डिसीज कोज करेगा, उसको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर वायरुलेंट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया डिसीज कोज करे क्या बोलेंगे? पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? वो वायरुलेंट होगा, डिसीज कोज करेगा। जिसके अंदर कैप्सूल नहीं होगा वो कैसा होगा? नॉन वायरुलेंट होगा या फिर नॉन पैथोजेनिक होगा। तो स्मूथ बैक्टीरिया के स्मूथ जो स्ट्रेन है उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। मतलब बैक्टीरिया कैसा है? ये बैक्टीरिया है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। दूसरी बात कैसा होगा? ये पैथोजेनिक होगा, डिसीज कोज करेगा। मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में निमोनिया कोज करेगा, पैथोजेनिक होगा। और ये जो है इसकी जो कॉलोनी बनती है, बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से ऐसे डिवीजन होने के बाद जो कॉलोनी बनती है, इसकी जो कॉलोनी बनती है वो बनती है स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी। कैसी कॉलोनी? स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी। तो ये हमारी स्मूथ स्ट्रेन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्मूथ स्ट्रेन के बारे में। कैप्सुलेटेड होगा, पैथोजेनिक होगा, स्मूथ और शाइनी कॉलोनी की फॉर्मेशन ये करता है। दूसरा जो हमारे पास रफ स्ट्रेन है बैक्टीरिया की, इसके अंदर क्या होता है? कैप्सूल एब्सेंट होता है। तो कैसा होगा? नॉन कैप्सुलेटेड। एक ऐसा बैक्टीरिया है नॉन कैप्सुलेटेड। दूसरा कोई डिसीज कोज नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन पैथोजेनिक या फिर नॉन वायरुलेंट। कोई डिसीज कोज नहीं करेगा, नॉन वायरुलेंट। और इसकी जो कॉलोनी बनती है वो कैसी बनती है? रफ कॉलोनी बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन। अब इन बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप होती हैं, ठीक है? जैसे R1 स्ट्रेन, R2 स्ट्रेन, R3 स्ट्रेन। तो जिस बैक्टीरिया की यहां पे जो स्ट्रेन ली गई थी, स्मूथ की जो स्ट्रेन ली गई थी वो ली गई थी 3rd स्ट्रेन, तो इसलिए इसको बोलते हैं S3 स्ट्रेन। लेकिन रफ की जो स्ट्रेन ली गई थी वो ली गई थी R2 स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं हम R2 स्ट्रेन। तो ये बात की हमने बैक्टीरिया की, जो से बैक्टीरिया इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होंगे। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट कि कैसे उन्होंने इसको परफॉर्म किया। तो S3 कैसे फॉर्म है? S3 हमारे पास वायरुलेंट या फिर पैथोजेनिक फॉर्म है जो डिसीज कोज करेगी। तो सबसे पहले क्या किया? ग्रिफ्थ ने R2 स्ट्रेन ली, इस R2 स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इसको इंजेक्ट किया किसके अंदर? माइस के अंदर।
क्या डिसीज कॉज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन पैथोजेनिक है। तो माउस क्या रहा? अलाइव, जिंदा रहा, इसको कोई डिसीज नहीं हुई। ठीक है। दूसरी बार इसने स्ट्रेन ली S3 स्ट्रेन, जो कि डिसीज कॉजिंग स्ट्रेन थी। इसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया और माउस की क्या हो गई? डेथ हो गई, क्योंकि इसको निमोनिया हो गया था, डेथ हो गई डिसीज से। अगली बार उन्होंने क्या किया? इस S3 स्ट्रेन को हीट किल किया। इसको क्या कर दिया? हीट किल किया। दोबारा कहां डाला? माइस में। और माइस क्या होगा? हीट किल हो चुका है, तो माइस क्या रहेगा? अलाइव रहेगा, अलाइव। अब क्या किया इन्होंने? R2 स्ट्रेन ली और प्लस S3 की हीट किल्ड की स्ट्रेन ली और इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इन्होंने इस पॉइंट से ये कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ समवट है, कुछ ना कुछ है S3 हीट किल्ड में, जिसने R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया वायरुलेंट में। जबकि ये कैसा था? ये नॉन वायरुलेंट था। कि कुछ ना कुछ S3 के अंदर ऐसा है जिसने क्या किया? इस R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया वायरुलेंट में, पैथोजेनिक में। लेकिन वो क्या था? नहीं पता। इसलिए इसका सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि ये प्रूव नहीं कर पाया कि डीएनए है या आरएनए है या कुछ है। बस इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ है, कि क्या जो क्या कर रहा है, इसको R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहा है पैथोजेनिक फॉर्म में। इसलिए इसको बोला गया ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो समवट इन द S3 strain which transform the R2 into the pathogenic and virulent form, this is called the transformation principle. इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? अभी देखते हैं। जो 3 साइंटिस्ट थे उनका नाम है, अगला एक्सपेरिमेंट है एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी इन्होंने क्या किया? वही पीछे वाला R2 स्ट्रेन और प्लस S3 हीट किल्ड, R2 स्ट्रेन और S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया का सिर्फ कैप्सूल लिया, जो आउटर कवरिंग थी बैक्टीरिया की, कैप्सूल, उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। कुछ होगा? नहीं होगा, ये तो आउटर कवरिंग है। माइस क्या रहा? अलाइव, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? R2 स्ट्रेन और S3 हीट किल्ड का साइटोप्लाज्म को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। साइटोप्लाज्म में भी कुछ नहीं हुआ, माइस क्या रहा? अलाइव रहा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? R2 स्ट्रेन और S3 हीट किल्ड का डीएनए, इस डीएनए को इन्होंने क्या किया? माइस के अंदर इंजेक्ट किया और माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। और इस पॉइंट से इन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। बाकी कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अलग अलग पार्ट इन्होंने इसमें इंजेक्ट किए, जिनका कोई असर नहीं था। मतलब डीएनए वो क्या है? डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल है। इसने क्या किया था? S3 जो R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया था वायरुलेंट फॉर्म में, पैथोजेनिक फॉर्म में। तो ये था एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी का छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, हर्शी एंड चेज। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर। किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, पूछा भी जाता है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया
तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर। किसके ऊपर? T2 बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज फेज होता है वायरस, और ऐसा वायरस जो क्या करे? बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर दे। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या कर दे? इन्फेक्शन कर दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। अगर हम इसकी शेप की बात करूं, थोड़ा इसके बारे में बात करें, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास हेड होता है जो कि बाईपिरामिडल शेप का होगा। बाईपिरामिडल शेप का, एक इसी छोटी सी नेक होती है, यहाँ पे टेल रीजन होता है, और नीचे होते हैं इसके पास टेल फाइबर। क्या होते हैं? टेल फाइबर। ये जो हेड पार्ट है इसके ऊपर जो कवरिंग है, ये जो ये है, ये प्रोटीन कोट है। क्या होता है? ये एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं शीथ, और ये जो पार्ट है लास्ट इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स। और इन टेल फाइबर की हेल्प से ही ये क्या करता है? किसी भी पार्टिकल से अटैच होता है। बैक्टीरिया से अटैच होगा तो किसकी हेल्प से? टेल फाइबर की हेल्प से। इट इज फॉर द अटैचमेंट। तो ये है इसका हेड, और ये है इसका टेल रीजन। हेड इसका बाईपिरामिडल शेप का होता है, 6 साइडेड होता है, प्रोटीन कोट से कवर होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टेल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, होलो होती है, और टेल फाइबर क्या करते हैं? हेल्पिंग अटैचमेंट। ट्री स्ट्रक्चर है किसका? बैक्टीरियोफेज का। अब हमने पढ़ा है डीएनए के अंदर फॉस्फोरस है। क्या है? डीएनए के अंदर फॉस्फोरस है, और इनके प्रोटीन कोट के अंदर होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। तो हमारा अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका प्रिंसिपल क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल ये था कि जो हमारा डीएनए है, जो डीएनए होता है, डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास होता है फॉस्फोरस, लेकिन जो प्रोटीन कोट है इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है सल्फर। तो जो डीएनए है, डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट सल्फर, बट प्रोटीन कोट कंटेन सल्फर नॉट फॉस्फोरस। तो इस प्रिंसिपल पे इनका क्या था? पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया? तो फिर ये जो है टेल फाइबर ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। तो इन्होंने क्या किया? कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया को अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। एक मीडियम था जिसके अंदर था रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, दैट इज S35। और दूसरा जो मीडियम था वो था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, दैट इज P32। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मीडियम लिया? रेडियोएक्टिव सल्फर S35 एंड फॉस्फोरस P32। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को, ई कोलाई को इस मीडियम में ग्रो कराया। तो ठीक है, ये रहा हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया। यहां पे हमारा क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया, जिनके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर है सल्फर 35 और दूसरे के अंदर P32। फिर उन्होंने क्या किया? फेज पार्टिकल का, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करवाया। यह रहा हमारा फेज पार्टिकल, इन्फेक्शन किया। फेज पार्टिकल जिन्हें क्या किया? इन्फेक्शन किया। तो वायरस की एक खास बात है, ये 2 साइकिल परफॉर्म करता है। जैसे ही जैसे इन्फेक्शन करेगा तो इसके अंदर हमें पता है, आज हमें पता है कि डीएनए एंटर करता है, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फिर बाद में इस सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं लीटिक साइकिल। क्या बोलते हैं? लीटिक साइकिल। तो इसे ऐसे कुछ हुआ होगा। फिर हमारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर फेज पार्टिकल एंटर किया, फेज पार्टिकल ने इसकी मशीनरी को
बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके क्या किया, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत सारे फेज पार्टिकल बना लिए, ठीक है। और फिर बाद में इस सेल को यहां भी ऐसा ही होगा, बहुत सारे इसके अंदर एंटर किया और बहुत सारे क्या किया, बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके क्या कर लिया, अपने मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत सारे फेज पार्टिकल बना लिए, बहुत सारे क्या बना लिए, बैक्टीरिया फेज बना लिए, और बाद में इस सेल को यहाँ से बर्स्ट करके यहाँ से ये सारे रिलीज कर गए। इस सेल को क्या कर दिया, यहाँ से बर्स्ट किया और सारे फेज पार्टिकल बाहर निकल गए। इसको बोलते हैं लिटिक साइकिल, ठीक है। अब जो वायरस, जो बैक्टीरिया फेज यहाँ से बाहर निकले हैं, यहाँ पे कौन सा मीडियम था, S35। जो बैक्टीरिया फेज है इसके प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर। तो ये S35 इसके प्रोटीन कोट में क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। मतलब हमारे पास जो बैक्टीरिया फेज निकले हैं बाहर, इसके पास क्या है, इसके पास रेडियो एक्टिव S35 है इसके प्रोटीन कोट में। और दूसरा हमारे पास डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो यहां से जो फेज पार्टिकल बाहर निकले, इनके डीएनए में क्या था, इनके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, दैट इज P32। मतलब हमारे पास दो टाइप के फेज पार्टिकल है, एक जिसके प्रोटीन कोट में क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, और एक के में क्या है, डीएनए में फॉस्फोरस P32 है। हमारे पास दो टाइप की क्या है, फेज पार्टिकल। फिर क्या किया, इन फेज पार्टिकल को दोबारा अलो किया कि इन्फेक्शन करें, दोबारा फिर ई कोलाई पे इन्होंने इन्फेक्शन किया। यहां पे भी क्या किया इन्होंने, ई कोलाई पे इन्फेक्शन किया, ठीक है। इन्फेक्शन करने के बाद इन दोनों को सेपरेट किया गया, ठीक है। इन दोनों क्या किया गया, सेपरेट किया गया बाय द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन दोनों को रोटेट किया गया। रोटेट करने के बाद जो नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं पिलेट, और जो ऊपर बच गया वो है सुपरनेटेंट। तो नीचे बैठे थे, नीचे क्या था, पिलेट में क्या था, बैक्टीरिया, और ऊपर क्या था, फेज पार्टिकल ऊपर आ गया था। और बाद में जो वो बैक्टीरिया को, जो पिलेट थे जो नीचे बैठ गए थे उस प्रोसेस में, उनको चेक किया गया कि इनके अंदर फॉस्फोरस 32 था। बाद में जब चेक किया गया कि इसके अंदर क्या था, फॉस्फोरस P32 था, लेकिन यहाँ पे कोई S35 नहीं था। इसका मतलब क्या, डीएनए ही सिर्फ एंटर किया है, बाकी कुछ भी इस सेल का एंटर नहीं किया है। अगर ये एंटर प्रोटीन कोड एंटर करता तो यहाँ पे भी क्या होता, S35 होता, लेकिन एंटर क्या किया, सिर्फ डीएनए। तो डीएनए एंटर किया, तभी यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। इससे पता चल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये 3 एक्सपेरिमेंट थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर्षी-जेन एक्सपेरिमेंट, इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए को एक्सप्लेन किया गया, पता चल गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब उसको एक्सप्लेन किया गया कि डीएनए कैसा होता होगा, उसको एक्सप्लेन किया वाटसन और क्रिक ने। किसने, वाटसन और क्रिक ने। सारे पॉइंट लिख लेना, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते चलो, ठीक है। तो अगला जो है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो ये कि जो डीएनए है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन आवर ऑर्गेनिज्म। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दूसरी बात, जो डायमीटर है डीएनए का, जो डायमीटर है डीएनए का वो कितना है, वो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ईच टर्न यहां से लेके यहां तक एक टर्न है डीएनए की, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करूं यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ए टी जी सी, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे सी होगा। तो एक टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 10 पेयर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। ईच टर्न कंटेन 10 पेयर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। और
द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द टू बेसेस, जैसे कि ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जो लेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो कितनी है, वो है 3 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज 3 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं। तो डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अगली बात इन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए है, डीएनए उसकी पैकिंग करता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं, 1 2 3 4 और 4 उस साइड, और इसके चारों तरफ कैसे ये डीएनए ऐसे रैप होता है। तो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ताकि इसकी पैकिंग अच्छे से हो सके। और इस पैकेजिंग को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं। 1 न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए या फिर 200 बेस पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल, द फंडामेंटल पैकेजिंग यूनिट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, इन विच डीएनए which is negatively charged is wrapped around the positively charged histone protein which is the 8 in number, so called histone octamer। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके 8 पार्टिकल होते हैं हिस्टोन के, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अगली बात, जब हम हाई टेम्परेचर करते हैं, दैट इज टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो डीएनए क्या कर जाएगा, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। और क्यों होगा, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होने के बाद जो हमारा डीएनए है वो एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को। किसको, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कितने एंगस्ट्रॉम की लाइट को, 2600 एंगस्ट्रॉम की लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे डीनेचुरेशन होगा ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमिसिटी। क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमिसिटी। अब दूसरी बात, जब हम डीएनए को स्लो कूलिंग पे रखेंगे, क्या करेंगे, इसका स्लो कूल करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, तो कूलिंग करने पे क्या होगा, तो दोनों जो स्ट्रैंड थे दोबारा क्या होंगे, रीजॉइन हो जाएंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन। और जैसे रीनेचुरेशन होगा तो क्या करेगा, ये लेस अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिसिटी। उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिसिटी। अब डीएनए के अंदर जो प्योरीन्स होते हैं, प्योरीन्स एंड पिरामिडिन हमेशा इक्वल रेशो में होंगे। प्योरीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरामिडिन्स। या फिर मैं ये बोल दूं कि जो एडेनिन का रेशो होगा, एडेनिन का थायमिन का रेशो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल रेशो में होंगे, इक्वल टू 1। ऐसे ही गुआनिन साइटोसिन भी क्या होंगे, इक्वल रेशो में होंगे, तो क्या होगा, 1। ठीक है। या फिर A+T या फिर G+C इक्वल टू 1, मतलब इक्वल, मतलब ये है कि जो रेशो है प्योरिन्स और पिरामिडिन्स का वो क्या होगा, जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल इक्वल होगा डीएनए के अंदर। ठीक है। और इसी को बोलते हैं चरगाफ इक्विवेलेंसी रूल। क्या बोलते हैं इसको, चरगाफ इक्विवेलेंसी रूल या फिर चरगाफ रूल। ये पूछ सकता है 1-2 नंबर में। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो हमारा डीएनए है, एक बैक्टीरिया है 5x174 बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर जो डीएनए होता है 5x174 बैक्टीरियोफेज, इसका जो डीएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आइसोलेट किया था साइंटिस्ट ने, इसका नाम था शिनसीमर। क्या नाम था,
सिंसीमर ने इसको आइसोलेट किया था, दैट इज 5 × 174 बैक्टीरियोफेज से। इसका जो थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊं इसके बारे में, इसका जो डीएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, बाद में उसने बना देता है, उसको बोलते हैं माइनस स्ट्रैंड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है पहले वाले के, उसको बोलते हैं प्लस स्ट्रैंड, तो बाद में बनाता है ये वन स्ट्रैंड। वैसे ये कैसा होता है, वैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो ये हमारा क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। लिख लेंगे इसके सारे पॉइंट। अब हम करेंगे टाइप ऑफ डीएनए। छोटा सा टॉपिक है समझने के लिए, टाइप ऑफ डीएनए। टाइप ऑफ डीएनए, तो डीएनए के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए, और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। डिफरेंस क्या है, जैसे दो स्ट्रैंड हैं, अगर उनकी ट्विस्टिंग के बेसिस पे ये दो डिफरेंसेस हैं। अगर उनकी ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज है, कैसे है, क्लॉकवाइज, अगर उनकी ट्विस्टिंग इस तरीके से है, दोनों स्ट्रैंड ट्विस्टिंग इस तरीके से है, क्लॉकवाइज है, तो क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड। लेकिन अगर ट्विस्टिंग उनकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, अगर ट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रैंड इज क्लॉकवाइज तो क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड डीएनए। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है टाइप ऑफ द राइट हैंडेड डीएनए। टाइप होता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। ईच टर्न ऑफ द डीएनए, ए डीएनए के अंदर ईच टर्न के अंदर होते हैं 11 बेस पेयर। कितने बेस पेयर, ईच टर्न ऑफ द डीएनए कंटेन 11 बेस पेयर। बी डीएनए में होते हैं 10 बेस पेयर। तो मतलब जो वाटसन क्रिक का जो डीएनए था वो कौन सा था, वो राइट हैंडेड था और बी डीएनए था। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कितने टर्न थे, 10, एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट थे। सी डीएनए में होते हैं 9.33 बेस पेयर, 9.33 बेस पेयर, और डी डीएनए में होते हैं 8 बेस पेयर। कितने बेस पेयर, 8 बेस पेयर। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं ए बी सी डीएनए में। अब हम पढ़ेंगे डी डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए के बारे में। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है हमारा जेड डीएनए, और इसके अंदर एक टर्म के अंदर होते हैं 12 बेस पेयर। तो हमारे टाइप ऑफ डीएनए कंप्लीट। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज, तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ हर जगह है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, कौन कौन से एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन इसमें हेल्प करते हैं, हमें सब ये देखना है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। बड़ी आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए जो है वो दो प्रॉपर्टी शो करता है। जो दो डीएनए है वो क्या करता है, दो प्रॉपर्टी परफॉर्म करता है, दो प्रॉपर्टी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी है ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पहली कौन सी है, ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ऑटो कैटालिटिक, जब डीएनए से डीएनए बन जाता है, जब डीएनए खुद क्या बना देगा, एक डीएनए बना देगा, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी शो करता है वो है हेटेरोकैटालिटिक। हेटेरोकैटालिटिक, हमें पता है कि डीएनए से क्या बन सकता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है,
मैसेंजर आरएनए, मतलब सिंपली या फिर बोल दूं मैं आरएनए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से आगे बन जाते हैं प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जब डीएनए के बजाय कुछ अदर कंपाउंड बनाए, जैसे आरएनए और प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैसे होगा? देखिए, ये हमारा डीएनए है, ये इसकी 5 प्राइम, ये इसकी 3 प्राइम। यहां पे क्या होगा 3 प्राइम, और यहां पे क्या होगा 5 प्राइम। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि 5 प्राइम जहां पे है वहां पे डीएनए का फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओएच ग्रुप। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम पे ओएच ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, ओएच ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ये बीच में क्या है हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से होगा। जो अनवाइंडिंग है डीएनए की, वो मान लीजिए किसी एक पॉइंट से होगी, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से मान लीजिए, यहां से ये वो पॉइंट है जहां से इसकी अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर इनिशिएशन पॉइंट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या फिर इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो एंजाइम या प्रोटीन आता है, ठीक है, सबसे पहले एक टोपोआइसोमरेज प्रोटीन आएगा। क्या आएगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम आएगा। एंजाइम इज द बेटर वर्ड। तो क्या होगा, एक एंजाइम आएगा टोपोआइसोमरेज। ध्यान से देखिएगा, टोपोआइसोमरेज ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कट लगा देगा। ये लगा दिया कट, ठीक है। मतलब टोपोआइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कैसा है, एंडोन्यूक्लियेज। जो क्या है, एक एंडोन्यूक्लियेज है, जो डीएनए को कहीं बीच से काट देता है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज। जो डीएनए को साइड से काटता है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। तो क्या कर देगा, ये डीएनए के बीच में कहीं भी एक कट लगा देगा। कहीं भी नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या लगाएगा, एक कट लगा देगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम आता है, इसके बाद दूसरा जो एंजाइम आएगा वो आएगा हमारे पास हेलिकेज। क्या आएगा, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, दोनों स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे अनवाइंडिंग होगा, हमें पता है डीएनए प्रॉपर्टी क्या है, रीनेचुरेशन, वो दोबारा ज्वाइन हो सकता है। तो एक प्रोटीन आएगा हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। कौन आएगा, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जो क्या करेगा, इसकी दोबारा रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करेगा, दोबारा रीजॉइन होने को प्रिवेंट करेगा। साथ में एक और एंजाइम आएगा डीएनए गायरेज। कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए गायरेज, जो कि एक टाइप का टोपोआइसोमरेज ही है। जो कि क्या है, एक टाइप का टोपोआइसोमरेज है। ये भी क्या करेगा, इनकी दोबारा रीकॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। मेनली अगर बोलूं तो जो डीएनए गायरेज है ये प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को। और डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या करेगा, रीजॉइनिंग को या फिर रीकॉइलिंग को दोबारा क्या करेगा, उनको प्रिवेंट करेगा, ताकि दोबारा ये ज्वाइन ना हो जाए। हमने क्या बोला, टोपोआइसोमरेज एंजाइम कट लगाएगा, इंड्यूसेस ए कट एट ए पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, ठीक है। दूसरा हेलिकेज एंजाइम आएगा, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, एक बीच में गैप मेंटेन होगा, ठीक है।
दोनों अनवाइल्ड हो जाएंगे। उसके बाद हैविस डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है रीजॉइनिंग से, और गायरेज क्या करता है, सुपर कोइलिंग से। सुपर कोइलिंग वो होती है जब डीएनए और भी कोइल हो जाता है, उसको बोलते हैं सुपर कोइलिंग। तो डीएनए गायरेज जो कि टाइप का टॉप आइसोमरेज ही है, वो क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। और इस सारे फंक्शन में जो मैग्नीशियम आयन इसमें हेल्प करता है। तो इट इज एक्ट एज ए कोफैक्टर। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो बाद में समझाएंगे कोफैक्टर क्या होता है, मैग्नीशियम आयन कैसे हेल्प करता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि किस तरीके से हमने अनवाइंडिंग की है डीएनए मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब जहां से अनवाइंडिंग हो रही है, तो डीएनए मॉलिक्यूल की अनवाइंडिंग होने की वजह से क्या बन जाएगा, एक बबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बबल बन जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, इस बबल को बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं इस बबल को, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। अब प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के अंदर ये बबल मूव कर सकती है बाई डायरेक्शनली, या तो इधर मूव कर सकती है या फिर इधर मूव कर सकती है। बाई डायरेक्शन मूव कर सकती है, उस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, ये अनवाइंड होता चला जाएगा। लेकिन यूकैरियोट के अंदर ये बबल एक डायरेक्शन में मूव करेगी, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, और क्या कर देगा, एक वाई शेप मॉलिक्यूल। जैसे बबल मूव करेगी तो क्या बन जाएगा, एक वाई शेप मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, जैसे बबल मूव करेगा तो ये क्या हुआ, ये डीएनए है, ये क्या बन गया, इसका वाई शेप मॉलिक्यूल बन गया। और इस पार्ट को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे हम रेप्लिकेशन फोर्क। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो क्या होगा, जब ऐसे अनवाइंडिंग होने के बाद जो एक वाई शेप मॉलिक्यूल बनता है डीएनए का, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अगर मैं नेमिंग करूं तो ये कौन सा है, ये 5', ये 3', ये 3' और ये क्या है 5'। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा 5', ये हमारा क्या होगा 3'। यहाँ पे क्या है 3', और ये क्या हमारा 5'। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ अटैच है, कौन अटैच है, यहाँ पे जो हेल्प करते हैं इसको डिस्टेबल करने में, दोबारा ज्वाइन ना हो जाए। यहाँ पे कौन कौन है, हेलिकेज है, क्या है यहाँ पे हेलिकेज है, और टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ सब प्रेजेंट है। ये टोपो आइसोमरेज प्रेजेंट है यहाँ पे, जो क्या कर रहे हैं, जैसे डीएनए गायरेज वगैरह जो प्रिवेंट कर रहे हैं इनकी रिकॉइलिंग को, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। तो अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का आरएनए आता है, एक आरएनए का स्ट्रेच, छोटा सा आरएनए का क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा, जिसको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा स्ट्रेच आएगा, ये है हमारा छोटा सा स्ट्रेच, आरएनए स्ट्रेच। ये क्या है, एक आरएनए का स्ट्रेच है, जिसको बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, जिसकी सिंथेसिस कौन करता है, इसकी सिंथेसिस करता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसीलिए इस एंजाइम को इसने क्या बनाया है, प्राइमर बनाया ना, इसलिए इस एंजाइम को बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम। क्या बोलते हैं इस एंजाइम को, प्राइमेज एंजाइम। जो आरएनए प्राइमर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो होती है 5' to 3'। ये इसकी डायरेक्शन है आरएनए। ये याद रखिए, डीएनए में आरएनए का स्ट्रेच है, छोटा सा आरएनए का स्ट्रेच है। अब क्या होगा, क्योंकि जब भी अब हमें बनाना है डीएनए का स्ट्रैंड, उसको बनाएगा एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और जो काम करता है 3OH ग्रुप पे। कहां पे, हमने क्या बोला था 3' पे क्या है, OH ग्रुप है। वहां पे हम बाद में कभी बढ़ेंगे डिटेल में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, कैसे वो मूव करते हैं, कैसे वो प्राइमर बनता है, कैसे वो चेन बनती है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि क्या होगा, 3' से एक एंजाइम आएगा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो क्या करेगा,
एक कंटिन्यूअस चेन बना देगा। डीएनए की एक क्या बना देगा, एक चेन बना देगा 5 to 3 डायरेक्शन में। 5 to 3 डायरेक्शन में क्या बना देगा, एक चेन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देगा। ये हमारी 3 डायरेक्शन है और ये हमारी 5 डायरेक्शन है। और इस पूरे स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ऐसे ही और जो चेन की स्ट्रैंड फॉर्मेशन होती है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, छोटे छोटे प्राइमर अटैच होंगे। ये प्राइमर है, ये भी प्राइमर है, इसमें मल्टीपल प्राइमर हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, वैसे ही दोबारा फिर यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी 5 प्राइम और यहाँ पे कौन सी होगी 3 प्राइम। तो क्या होगा, यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। प्राइमर से क्या बनाएगा, छोटे छोटे क्या बना देगा, ये बना देगा स्ट्रैंड। अब के बाद स्ट्रैंड बने वो कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इनको इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेगमेंट्स को, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फिर इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम और क्या बना देगा, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देगा। तो ज्वाइन किसने किया, ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम, ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। और ये पूरा स्ट्रैंड बन गया, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है, कुछ नहीं है। आरएनए प्राइमर आएगा, इसके फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम। फिर आरएनए प्राइमर की जो थर्ड पोजीशन है 3 डैश है, उस पर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का जो कि कंटिन्यूअस होगा, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे हाफ पे क्या होगा, मल्टीपल प्राइमर अटैच होंगे, फिर वही डीएनए पॉलीमरेज आएगा और क्या बना देगा, छोटे छोटे स्ट्रैंड बना देगा, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको दोबारा ज्वाइन कौन कर देगा, डीएनए लाइगेज, और पूरा ओपन जाएगा, स्ट्रैंड बन जाएगा, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और 5 to 3 डायरेक्शन यहाँ पे इसकी क्या है, इसकी ये डायरेक्शन है 5 to 3 डायरेक्शन। अब मतलब मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होता है 3 टाइप का, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है। पहला है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। अब देखो ये तो आरएनए के स्ट्रेच है ना, आरएनए प्राइमर, इनको रिमूव भी तो करना पड़ेगा, फिर बाद में जो गैप बनेगा उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज ही बाद में क्या कर देता है, इस आरएनए के, इन आरएनए के पार्ट को यहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है कि वो इन आरएनए प्राइमर को भी यहां से क्या कर देगा, क्योंकि ये आरएनए के स्ट्रेच है, हमें डीएनए चाहिए, तो इन आरएनए प्राइमर को यहां से क्या कर देता है, बाद में रिमूव कर देता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 था, इसको डिस्कवर किया था कोनबर्ग ने, साइंटिस्ट थे कोनबर्ग, इसलिए इसको बोलते हैं कोनबर्ग एंजाइम। ठीक है, कोनबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में भी बनाया था। ठीक है, और साथ में क्या काम करता है, ये डीएनए की रिपेयर में हेल्प करता है। कई बार क्या हो जाता है कि कोई गलत बेस, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए रिपेयर हेल्प करता है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये भी हेल्प करता है डीएनए रिपेयर में। अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं है तो ये काम करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है, ये तो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। जो मेन रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की वो इसकी वजह से, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे जितना काम कर रहा है, कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ये बात की मैंने प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया के अंदर। अगर बात करूं मैं यूकैरियोट्स की,
तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये होता है 4 टाइप का, अल्फा, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज और डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज। तो अल्फा, अब देखो यहां पे तो बन रहा है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यहां बन रहा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो अल्फा जो है, जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, ये कौन बनाएगा? अल्फा। तो फॉर्मेशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज डन बाय अल्फा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो बीटा, जो गामा और डेल्टा, डेल्टा क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। बीटा क्या करता है? वही डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। कई बार कुछ गलत अटैच हो जाता है तो उसको रिमूव करने में, ठीक है ना, उसको रिमूव कर देता है तो डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। लेकिन कई बार सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता ही है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे कैसे। तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कौन करता है? गामा डीएनए पॉलीमरेज हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो ये है हमारी ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन। होप। तो अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए या फिर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और 2 स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करेगा? इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। Out of 2 strands of the DNA, only 1 strand of DNA participate in the transcription. This is called template strand, antisense strand or coding strand. The formation of mRNA over DNA template is called transcription. मैंने क्या बोला? भी 2 स्ट्रैंड में से केवल एक ही क्या करेगा? mRNA की फॉर्मेशन कराएगा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो फॉर्मेशन ऑफ mRNA over DNA template is called transcription. ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट में होता है सिर्फ एक टाइप का, लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है 3 टाइप का, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट में ये सिंथेसिस करता है आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये करता है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। और जो 3 है ये करता है फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ये बात की हमने यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज की। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों की सिंथेसिस कर देता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये बनता है 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन से। किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन की चेन से मिलकर बनता है। कितनी चेन से? 10 to 15 यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इट इज आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी चेन? 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में, इसके अंदर जो 5 चेन होती है वो कौन कौन सी होती है? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा एंड बीटा डैश, 4 चेन ये। और प्लस एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। इन 5 चेन से मिलके क्या बनता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है प्रोकैरियोट का। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कोर एंजाइम और इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। तो ये हमारा क्या है? आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करेगा?
पार्टिसिपेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ mRNA या फिर RNA या फिर tRNA में, फॉर्मेशन ऑफ RNA में। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। मान लीजिए हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए, और ये क्या है इसका? ये इसका प्रमोटर रीजन, जहां से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन, और जहां पे ये स्टॉप होगी उसको बोलते हैं टर्मिनेशन साइट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्मिनेशन साइट। ध्यान से सुन लीजिए, लिखा तो कहीं मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला? किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्रमोटर साइट, और जहां पे ये स्टॉप होती है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन साइट या टर्मिनेटर साइट। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर साइट को। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा प्रोमोटर साइट को, और क्या होगा? ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज ये कोर एंजाइम है, और ये क्या है इसका? ये इसका सिग्मा फैक्टर है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इस फैक्टर की हेल्प से इस प्रमोटर साइट से क्या हो जाएगा? आके अटैच हो जाएगा। हो गया अटैच, ये लो, ठीक है। अटैच होने के बाद क्या करेगा? यहाँ के ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता हुआ आगे मूव करेगा। आगे मूव करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जैसे जैसे मूव करेगा कोर एंजाइम आगे, जैसे जैसे कोर एंजाइम आगे मूव करेगा और क्या बनाएगा? एक चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? mRNA की चेन बनाएगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड की क्या बनाएगा? एक चेन बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3 डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगी? 5 to 3 डायरेक्शन। और कैसे बनाएगा? न्यूक्लियस से उठाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड को और उनको जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके हेल्प से जोड़ेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? एक mRNA की चेन बन जाएगी। ठीक है। अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे ये बोलता है कि हमारा डीएनए है, प्रमोटर साइट से 10 नाइट्रोजनस बेस पीछे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे एक सीक्वेंस मिलता है। मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलता है 6 बेस पेयर का। क्या मिलता है? एक सीक्वेंस मिलता है 6 बेस पेयर का, जो सीक्वेंस होता है टी ए टी ए ए टी। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, और इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं बॉक्स को? इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन बात करूं मैं यूकैरियोट्स की, कहां पे? प्रमोटर से 10 नाइट्रोजनस बेस पीछे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे क्या मिलता है? एक सीक्वेंस मिलता है 6 बेस पेयर का, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिब्नो बॉक्स। लेकिन यूकैरियोट्स में प्रमोटर साइट से, ये हमारा प्रमोटर साइट है, 20 नाइट्रोजनस बेस पीछे, 20 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे एक सीक्वेंस मिलता है 7 बेस पेयर का। यह कितना था? ये 6 बेस पेयर का है। यहाँ पे कितना मिलेगा? 7 बेस पेयर का, जो कि क्या है? टी ए टी ए टी ए 1 2 3 4 5 6 और टी। और इसको बोलते हैं हम टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में। तो मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो हेल्प करता है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एंजाइम अलग अलग टाइप के हैं। यूकैरियोट्स में 3 टाइप का है, 1 2 3। 1 क्या बनाएगा? आरआरएनए, 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए, 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों इन्फॉर्मेशन कर देता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बनता है 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ये बनता है सिर्फ 5 चेन से मिलके। और चेन कौन कौन सी है? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और एक सिग्मा फैक्टर, इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। और ये क्या है? ये है सिग्मा फैक्टर, जिसकी हेल्प से अब जहां से स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं प्रमोटर, जहां पे खत्म होती है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। सुन लीजिए, सब लिखा हुआ है। तो उसके बाद
फैक्टर क्या करेगा, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज पूरा जाके इससे अटैच हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, मूव करेगा डायरेक्शन में, और क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियस से उठाएगा, उनको जोड़ेगा और क्या बनाएगा, एक एमआरएनए की चेन बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन होगी। इस तरीके से मूव करता जाएगा और एक चेन बन के बाहर निकल जाएगी। और मान लीजिए जो भी इसमें, मान लीजिए इस स्ट्रैंड के ऊपर, ये स्ट्रैंड क्या कर रहा है, इसमें इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए कि प्रमोटर साइट से, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर प्रमोटर साइट से 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पहले क्या प्रेजेंट है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट है 6 बेस पेयर का, TATAAT, इसको बोलते हैं प्रिग्नोबॉक्स। और यूकैरियोट्स में प्रमोटर साइट से 20 नाइट्रोजनस बेस पेयर पहले सीक्वेंस प्रेजेंट है 7 बेस पेयर का, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स या फिर होगनस बॉक्स। ये हो गया। इलोंगेशन कैसे होती है, इलोंगेशन वही कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसको उठाएगा, न्यूक्लियस से उठाएगा, उसके बीच में एडजेसेंट में क्या जोड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ेगा और क्या बना देगा, एक चेन बना देगा एमआरएनए की, इसको बोलते हैं हम इलोंगेशन प्रोसेस। अब टर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे जैसे ये कोरेंजाइम आगे मूव करेगा, जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो आगे कहीं ना कहीं आएंगी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या आ जाएंगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जो आगे से भी, अगर हम यहां से रीड करें तब भी सेम, अगर हम यहां से रीड करें तब भी सेम। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख रखा है मलयालम, क्या लिख रखा है, मलयालम। अब इसको यहां से रीड कीजिए तब भी मलयालम, यहां से रीड कीजिए तब भी मलयालम। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जैसे ही ये सीक्वेंस इसको मिलेगी, वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। ये क्या कराएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। तो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ मेंशन कर रखा है स्प्लाइसिंग वगैरह, कैपिंग, टेलिंग, वो क्या चीज है, ध्यान से देखना। तो होता क्या है, जो हमने अभी जो यहाँ पे एमआरएनए बनाया था, ये जो एमआरएनए है इसको बनाता है एक जीन। कौन बनाता है, डीएनए के ऊपर क्या है, जीन प्रेजेंट है ना, हमने कल पढ़ा था कि डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट है। तो डीएनए के ऊपर कुछ जीन प्रेजेंट है जिसके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट है। क्या मैंने क्या बोला, डीएनए के ऊपर कुछ जीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर फंक्शनल और कैसे प्रेजेंट है, नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट है। और ऐसे जीन को बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं ऐसे जीन को, इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। ऐसे जीन जिसके पास क्या हो, नॉन फंक्शनल पार्ट, क्या हो, नॉन फंक्शनल पार्ट, और प्लस क्या हो, फंक्शनल पार्ट। तो वो जीन जिसके पास दोनों पार्ट है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल पार्ट। जो पार्ट फंक्शनल है उसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोन। जो पार्ट नॉन फंक्शनल है उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। तो इस जीन ने मिलकर क्या बनाया, इस जीन ने मिलकर हमारा एक एमआरएनए की चेन बनाई। तो उस चेन में भी क्या होंगे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट होंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एमआरएनए, ये क्या है हमारा एमआरएनए। तो इसके पास ये क्या है, ये कुछ पार्ट है जो कि नॉन फंक्शनल है, ये पार्ट है जो कि फंक्शनल है, ये पार्ट फिर से क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो मैं बोल दूं कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है नॉन कोडिंग पार्ट। कैसा पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट, जो कि हमारे काम का है ही नहीं। और ये पार्ट कौन सा है, ये कोडिंग पार्ट जिसके ऊपर कोड प्रेजेंट है। ये फिर से क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट। तो जो एमआरएनए बनता है, जो ये एमआरएनए बनाया इस जीन ने, जो जिस डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए होता है अनस्टेबल। क्या होता है ये एमआरएनए, अनस्टेबल। और इसको बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये जो आरएनए बना ये कैसा है, ये है अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये कैसा है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए,
इसके 5 एंड पे, ये क्या है, ये 5 प्राइम एंड था, ये क्या है इसका, ये 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड पे अटैच होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन। कौन अटैच होता है, यहां पे अटैच होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसके 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन अटैच हो जाएगा और एक कैप बना देगा। क्या बना देगा, एक कैप की फॉर्मेशन कर देगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। और इसके 3 प्राइम एंड पे, यहां 3 प्राइम एंड पे 200 एडिनाइलिक एसिड अटैच होते हैं। 200 एडिनाइलिक एसिड, क्या जैसे 200 ए ऐसे अटैच होकर चले जाएंगे, ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं पोली ए टेल। क्या बोलते हैं इसको, पोली ए टेल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग। तो कई बार पूछा गया है व्हाट इज टेलिंग, व्हाट इज कैपिंग, तो बता देंगे कि 5 एंड पे क्या होगा, इसको स्टेबल करने के लिए किसको, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, 7 मिथाइल गुआनोसिन यहाँ पे अटैच होगा, एक कैप की फॉर्मेशन कर देगा, इसको बोलते हैं कैपिंग और इसको बोलते हैं टेलिंग। अब क्या होगा, अब ये आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो आरएनए को कट करता है, तो ये क्या एक एंजाइम आएगा राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करेगा जितने भी नॉन कोडिंग पार्ट है इनको क्या कर देगा, इनको कट कर देगा, रिमूव कर देगा। जितने भी इंट्रॉन्स हैं इनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग। फिर बाद में क्या होगा, मान लीजिए इसने यहां से कट कर दिया, ये क्या है हमारा नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव कर दिया, यहां से क्या कर दिया, नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव कर दिया। अब दोबारा ज्वाइन कौन करेगा, एक एंजाइम आएगा आरएनए लाइगेज एंजाइम, जो क्या कर देगा, इसको ज्वाइन कर देगा। आरएनए लाइगेज क्या कर देगा, इसको ज्वाइन कर देगा। और हमारे पास जो आरएनए बनेगा, ये कैसा आरएनए बनेगा, ये कोडिंग आरएनए बनेगा, एक्सोनिक आरएनए बनेगा। एक्सोनिक मतलब फंक्शनल, हमारे पास इस तरीके से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी है, इसको अच्छे से कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड है जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन बनाने के लिए उन अमीनो एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, पहला जो स्टेप है वो है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ध्यान से देखना कैसे होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो क्या होगा, अमीनो एसिड में एक एटीपी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अमीनो एसिड में कंबाइन होगा और इससे बनेगा हमारा अमाइनो असाइल। क्या बनेगा, अमाइनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमाइनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इससे हमारा बनेगा। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है उसको बोलते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। सिंथेटेज एंजाइम क्या बोला, अमीनो एसिड में जुड़ेगा एक एटीपी, इससे बनेगा अमाइनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है उसको बोलते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। मतलब क्या हो गया, हमारा जो अमीनो एसिड था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब लिखेंगे कैसे, लिख देंगे कि भाई
amino acid react with the ATP to form the amino acyl AMP enzyme complex with the help of the enzyme amino acyl tRNA synthesis and this is called the activated amino acid। पहला स्टेप हमारा ट्रांसलेशन में ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होता है हमारा लोडिंग ऑफ टीआरएनए। अब जो हमने अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया है उसको क्या करेंगे? लोड करेंगे टीआरएनए पे। तो लोडिंग ऑफ टीआरएनए क्या होगा? यही अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये करेगा रिएक्शन किससे? टीआरएनए से, मतलब टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और जो ये एएमपी था ये बाहर रिलीज हो जाएगा, एएमपी बाहर रिलीज हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं लोडिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया, उसको टीआरएनए पे लोड कर दिया। कैसे? एक्टिवेशन के लिए एटीपी जोड़ा जिससे बना अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसको टीआरएनए पे लोड किया, क्या बन गया? अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या फिर चार्ज टीआरएनए। ये थे हमारे पहले दो स्टेप ट्रांसलेशन में। अब इनिशिएशन, पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के लिए हमें देखो प्रोटीन बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? भाई राइबोसोम चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, कुछ फैक्टर चाहिए, ठीक है, जीटीपी कुछ एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले वो तो राइबोसोम जो है हमें पता है कि 80S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है जो मिलके बनता है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट से। तो 30S और 50S, ठीक है, दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उससे क्या बनेगा? एक 80S राइबोसोम बन जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 30S सब यूनिट, 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। हमें क्या चाहिए? 50S सब यूनिट चाहिए ताकि हम राइबोसोम की फॉर्मेशन कर सके। पहले राइबोसोम की फॉर्मेशन होगी उसके बाद अगला स्टेप चलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ मैग्नीशियम आयन चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुछ फैक्टर चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। हमें एनर्जी चाहिए, जीटीपी, एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, जीटीपी। तो कुछ हमें ऐसे अलग अलग फैक्टर चाहिए जिससे क्या होगा हमारे पास? ये क्या होगा कि हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। अगला प्रोसेस में क्या होगा? हमने जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाया था, जो एमआरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन में, तो उस एमआरएनए के ऊपर, ये हमारा क्या है? ये हमारा एमआरएनए है। इसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं एसडी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? एसडी सीक्वेंस, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये क्या करेगा? ये सेल में से ढूंढेगा किसको? सबसे छोटी यूनिट को, राइबोसोम की सबसे छोटी यूनिट, क्योंकि हमें राइबोसोम बनाना है। राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या करेगा ये एमआरएनए का एसडी सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस? एसडी सीक्वेंस क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करता है ये किसको? 30S सब यूनिट को, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा ये उससे जाके जुड़ जाएगा। तो मतलब एमआरएनए क्या करेगा? अब इससे जुड़ जाएगा। तो अगली रिएक्शन क्या होगी? 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्लस एमआरएनए दोनों जुड़ जाएंगे और इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा 30S सब यूनिट एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, 30S सब यूनिट एमआरएनए
कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो करता है इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3 IF3 एंड मैग्नीशियम आयन। कुछ नहीं किया, जो mRNA बना था उसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं FD सीक्वेंस। राइबोसोम को बनाने के लिए उसने क्या किया, सबसे छोटी यूनिट को ढूंढा और उससे जुड़ गया 30s यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा ये चार्ज tRNA था, ये क्या हमारा चार्ज tRNA, ये भी उससे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो एमिनो एसिड, जो सबसे पहले जो एमिनो एसिड एक्टिवेट होता है उसका नाम होता है फॉर्माइल मिथ्योनिन। कौन सा एमिनो एसिड है, फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो मैं बोल सकता हूं ना इसको कि फॉर्माइल मिथ्योनिन चार्ज tRNA है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला एमिनो एसिड जिसके ऊपर लोड किया गया था उसका नाम क्या है, फॉर्माइल मिथ्योनिन एमिनो एसिड। तो क्या बोलेंगे इसको, फॉर्माइल मिथ्योनिन चार्ज tRNA। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस 30s यूनिट, यहाँ पे 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स में, 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स में कौन जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा फॉर्माइल मिथ्योनिल। यहाँ पे कौन जुड़ेगा, फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 30s सब यूनिट फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, 30s सब यूनिट mRNA फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो हेल्प करते हैं वो करते हैं IF2 इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2, IF3 इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3 एंड GTP। और फिर इसमें जुड़ जाएगा राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, दैट इज 50s सब यूनिट। क्या जुड़ जाएगा, 50s सब यूनिट, और क्या बन जाएगा, एक राइबोसोम बन जाएगा। अब हमारे पास राइबोसोम की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब प्रोटीन कैसे बनेंगे, कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या किया, एमिनो एसिड को एक्टिवेट किया, ATP जोड़ के एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड था, फॉर्माइल मिथ्योनिन। उसके बाद उसमें लोड किया tRNA के ऊपर, तो क्या बन गया, चार्ज tRNA। हमें क्या चाहिए, अब राइबोसोम चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनाना है। तो राइबोसोम कैसे बनेगा, भाई स्मॉलेस्ट सब यूनिट है 30s सब यूनिट, उसको कौन ढूंढेगा, जो हमने mRNA बनाया था उसका SD सीक्वेंस क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, इससे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, 30s यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स। ये जुड़ जाएगा tRNA वाले से, तो क्या बन जाएगा, 30s यूनिट mRNA फॉर्माइल मिथ्योनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। और बाद में इसमें क्या जुड़ जाएगी, लार्जर सब यूनिट, दैट इज, तो क्या बन जाएगा, राइबोसोम। तो इस तरीके से हमने सारी मशीनरी तैयार कर ली है। अब हमें बनाना है प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे होती है ट्रांसलेशन, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, अब कुछ नहीं बचा। ये रिएक्शन लिख लेना, अगर तुम लिखोगे तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा ना, वो समझ में आएगा। अभी लिखते रहना रिएक्शंस को, और बाद में इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। फिर अब हमारे पास राइबोसोम बन चुका है। तो राइबोसोम के पास, हमारा राइबोसोम हमारे पास बना है, उसके पास है 2 साइट, एक तो है P साइट और एक है A साइट। ठीक है, इसकी लार्जर सब यूनिट और ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम की लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। दैट इज, ये कौन सी है, ये 50s सब यूनिट थी, और ये कौन सी है, 30s सब यूनिट है। ठीक है, ये जो साइट है इसको बोलते हैं P साइट या फिर पेप्टिडाइल साइट। ये जो है, ये कौन सी है, ये है A साइट, अमाइनो असाइल साइट, अमीनो एसिड इस पे आके जुड़ते हैं। और ये जो है, ये कौन सी है, ये है E साइट,
दैट इज एग्जिट साइट। तो कौन कौन सी साइट है? पी साइट, दैट इज पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल साइट, अमाइनो असाइल साइट, अमाइनो असाइल साइट, और एक कौन सी है? एग्जिट साइट। हमारे पास 3 साइट है राइबोसोम के अंदर। अब क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना कि कैसे प्रोसेस होती है। ये हमारा राइबोसोम, ये इसकी लार्जर सब यूनिट, ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट, ये इसकी पी साइट और ये इसकी ए साइट। ठीक है। अब क्या होगा, एमआरएनए इससे अटैच है, ये हमारा एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ट्रिपलेट की फॉर्म में जो डीएनए से आई थी। ठीक है। जैसे यहां पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है AUG, AUG। ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टार्ट कोडॉन। भाई डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है, 1 2 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में है। तो जब इंफॉर्मेशन जाएगी एमआरएनए पे तो बोल देंगे कोडॉन। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। तो क्या होगा, जो हमने टीआरएनए लोड किया था जिसके ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट था, चार्ज टीआरएनए, तो जैसे ही ये कोडॉन यहाँ पे, स्टार्ट कोडॉन कहां पे है? टी साइट के पास। ठीक है। तो जैसे ही ये कोडॉन आएगा, इसके पास आएगा, तो क्या करेगा, ये बुलाएगा किसको? टीआरएनए को, जिसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है? फॉर्माइल मेथिओनिन अमीनो एसिड है। तो ये लो जी, ये आ गया हमारा टीआरएनए। ये क्या हमारा? टीआरएनए, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड नंबर 1 प्रेजेंट है, इसके ऊपर अमीनो एसिड नंबर 1। ठीक है। यहाँ पे भी कोई ना कोई कोड होगा, जैसे यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोई ना कोई कोड होगा। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे टीआरएनए को तो बुलाएगा। तो ये लोग एक और टीआरएनए आ गया, इसके ऊपर क्या है? अमीनो एसिड नंबर 2। ठीक है, अमीनो एसिड नंबर 2। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये साइट फ्री हो जाएगी। अमीनो एसिड 1 की जो साइट है वो फ्री हो जाएगी। और क्या होगा, अगर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये क्या हमारा, ये हमारा अमीनो एसिड नंबर 1 और इसकी यहाँ जो साइट फ्री हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? COH ग्रुप। और यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड नंबर 2 है, यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप। इन दोनों में बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? ये बॉन्ड बनता है NH2 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड नंबर 2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड नंबर 1। तो क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये लोग, ये बन गया इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये अमीनो एसिड यहां से थ्रू ई साइड ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और फिर ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है यहां से, ये टीआरएनए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से थ्रू ई साइड यहां से ये बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, जो ये जो हमारा अमीनो एसिड नंबर 2 है, ये यहां से ये टीआरएनए जो है ये शिफ्ट करेगा टी साइड पे। मतलब इस तरीके से, ये हमारा ये था, हमारी स्मॉलर सब यूनिट, ये हमारा एमआरएनए। तो यहाँ पे ये ए साइड थी, यहाँ पे ये पी साइड थी। तो यहां से टीआरएनए कहां पे आ जाएगा, ट्रांसफर होके इस साइड पे आ जाएगा। ये हमारा टीआरएनए आ गया, जिसके ऊपर क्या था, अमीनो एसिड नंबर 2 था और इसके से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा, अमीनो एसिड नंबर 1 जुड़ा हुआ है, तो पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ तो कोई नया कोडॉन होगा, कोई यहाँ पे नया कोडॉन होगा जो क्या करेगा, एक नए टीआरएनए को बुलाएगा, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास एक और अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड नंबर 3। और फिर वही प्रोसेस क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसमें इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ से टीआरएनए यहाँ से थ्रू इस साइड बाहर निकल जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे मूव कर जाएगा और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा और क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन की चेन बन जाएगी। इस तरीके से क्या बन जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। और फिर जब लास्ट में जब राइबोसोम मूव करता जाएगा हमारे एनए के ऊपर, राइबोसोम भी मूव कर रहा है, तभी तो नए नए कोडॉन आ रहे हैं। तो जैसे ही कोडॉन आएगा UAA या फिर UAG या फिर आएगा UGA, ये 3 कोडॉन, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन।
तो जैसे ही यहाँ पे ये कोडॉन मान लो UAA आ गया, UAA आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसलेशन चलती रहती है और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, स्टॉप कोडन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। एक छोटा सा कंसेप्ट और बीच में रह गया, सेंट्रल डोगमा, कि क्या होता है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है हमारा एमआरएनए, क्या बनता है हमारा एमआरएनए, और इससे क्या बनता है, इससे बनते हैं प्रोटीन, क्या बन जाते हैं, इससे बनते हैं प्रोटीन, जैसे हमने बनाए हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। तो आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही, काफी इंपोर्टेंट हमने टॉपिक कवर अप किए हैं। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, ठीक है। और हम अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।